नमस्कार आप सबका। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पर आज हम नेफ्रॉन को समझने का प्रयास करेंगे। नेफ्रॉन के विभिन्न भागों के कार्यों को समझना है और पहले हम एक बार नेफ्रॉन की संरचना को थोड़ा देख लेंगे, उसके बाद हम उनके कार्यों की बात करेंगे। तो चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण कोटेशन के साथ में। कहते हैं कि समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो और जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। अगर आपको जीवन में कुछ सीख लेनी है तो हमें जीवन में पीछे की तरफ देखना चाहिए। उस वहाँ के जो पास्ट के जो अनुभव हैं वो अनुभव हमें कुछ सीख देंगे कि हमें किस प्रकार से चलना चाहिए। लेकिन अगर जिंदगी को जीना है तो हमें आगे की ओर देखना चाहिए, क्योंकि पास्ट बीत चुका है, उसको लेकर बैठने से कोई फायदा नहीं होता है। तो न हमें कभी पास्ट को पकड़ कर बैठना है, हमें अपनी नज़र भविष्य की तरफ रखनी है, फ्यूचर की तरफ रखनी है, लेकिन रहना आज में है। जीवन को जीना है तो रहना वर्तमान में है, ठीक है। और अपनी नज़र हो भविष्य की तरफ, पास्ट को पकड़ कर नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। तो आज हम नेफ्रॉन को पढ़ने जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अगेन। चलिए तो हम देखते हैं नेफ्रॉन की संरचना को। हमने सीधा एनसीईआरटी को आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, हम एनसीईआरटी को समझते हैं। यहाँ एक डायग्राम दे रखा है नेफ्रॉन का, वृक्क का। इसमें देखो सबसे ऊपर की ओर आपको जो भाग नजर आ रहा है उसको हम कहते हैं, ये वुमेन संपुट है। ये वाला भाग जो प्याले नुमा भाग होता है, ये जो पीले पीले कलर में यहाँ पर है, ये उसको कहते हैं क्या, वुमेन संपुट, ठीक है। और उस वुमेन संपुट के अंदर एक धमनी आती है जिसको कहते हैं अभिवाहित धमनी। अभिवाहित धमनी, ये धमनी क्या होती है, रक्त लेकर आती है, ये रक्त लेकर आती है, तो इसको कहते हैं अभिवाहित धमनिका, ठीक है, अफेरेंट आर्ट्रियोल। ये आने के बाद में यहाँ पर बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाती है और यहाँ पर इन केशिकाओं का एक गुच्छा बन जाता है। उस गुच्छे को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। देखो यहाँ पर मिस्टेक है, तो यहाँ सही लिख लेते हैं हम लोग, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, या इसको कहते हैं केशिका गुच्छ कहते हैं, ठीक है। और ये जो प्यालेनुमा भाग है, इस भाग को कहते हैं क्या, वुमेन संपुट। और इसके अंदर रक्त केशिका का जाल बना, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। इन दोनों को मिलाकर, इसको ग्लोमेरुलस को और वुमेन संपुट दोनों को मिलाकर कहते हैं मेलपिगियन बॉडी। क्या बोलते हैं, मेलपिगियन बॉडी। मैं यहाँ साइड में नाम लिख लेता हूँ। दोनों को मिलाकर कहते हैं मेलपिगियन बॉडी। मेलपिगियन बॉडी, मेलपिगियन, मेलपिगियन बॉडी, ठीक है, मेलपिगियन बॉडी। अब यहाँ से जो रक्त लेकर जो धमनिका वापस आगे जाती है, उस धमनिका का नाम क्या है, उसका नाम है अपवाही धमनिका, एफेरेंट आर्ट्रियोल। ये अफेरेंट, ये इफेरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका, चलो वो चली गई। अब यहाँ ये जो वुमेन संपुट है, अब यहाँ से एक नलिकाकार भाग की प्रारंभ होती है। तो नेफ्रॉन के अंदर पहला भाग तो हो गया मेलपिगियन बॉडी, जिसमें ग्लोमेरुलस और वुमेन संपुट आता है। इसके आगे नेफ्रॉन का जो नलिकाकार भाग है, वो देखो ये वाला भाग है, ये वाला भाग है। इस भाग को कहते हैं पीसीटी। क्या बोलते हैं, पीसीटी, या इसको कहते हैं समीपस्थ संवलित नलिका, या हम कह सकते हैं पीसीटी। पीसीटी क्लियर, ये पीसीटी हो गया, समीपस्थ संवलित भाग, ये वाला भाग जो मुड़ा हुआ है और संपुट के पास में है, बोमेन संपुट के पास में है, ठीक है। फिर आगे जो भाग प्रारंभ हो रहा है, उस भाग का नाम है हेनले का लूप। क्या भाग नाम है, हेनले का लूप, या इसको हिंदी में कह सकते हैं हेनले पास। क्लियर है, ये हेनले पास है या हेनले का लूप है, ठीक है। आगे देखिए, हेनले के लूप के अंदर दो भुजाएं नजर आ रही है। एक तो ये भुजा जो पीसीटी से आ रही है, ठीक है, और यहाँ यू टर्न लेकर वापस ऊपर की ओर जा रही है। तो जो भुजा नीचे की ओर उतरती है, उस भुजा का नाम होता है अवरोही भुजा। क्या नाम होता है, अवरोही भुजा। लेकिन इसने क्या लिखा है, आरोही भुजा लिखा है, तो इसने मिस्टेक कर दी है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस आरोही को काट कर यहाँ लिख लेते हैं अवरोही। अवरोही, देखो एनसीईआरटी के अंदर भी गलती है, अवरोही भुजा। तो ये वाली भुजा कौन सी है, अवरोही भुजा। और ये वाली भुजा कौन सी है,
ये जो ऊपर चढ़ रही है, ठीक है, ये तो निश्चिंद को लेकर नीचे उतरेगी, उसका तो नाम है अवरोही भुजा। और ये जो भुजा निश्चिंद को लेकर ऊपर चढ़ती है, उस भुजा का नाम क्या होता है? उस भुजा का नाम होता है आरोही भुजा। आरोही भुजा, आरोही भुजा, ठीक है, आरोही भुजा, ठीक है। ये तो हो गई डिसेंडिंग और ये हो गई असेंडिंग। क्लियर? अब बात करें आगे, तो ये हो गया हेनले का लूप, ये हेनले का लूप हो गया। अब हेनले के लूप के बाद में ये जो भाग पुनः जो थोड़ा कुंडलित है, इस भाग को बोलते हैं क्या? दूरस्थ संवलित नलिका, या हम कह सकते हैं इसको डीसीटी। क्या बोलते हैं इसको? डीसीटी। तो डीसीटी तक का जो भाग है वो नेफ्रॉन का भाग है। फिर डीसीटी के आगे क्या आता है? आगे आता है संग्राहक नलिका, कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं इसको? कलेक्टिंग डक्ट, सीडी, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये होती है संग्राहक नलिका। तो एक संग्राहक नलिका के अंदर बहुत सारी नेफ्रॉन की डीसीटी आकर खुलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक संग्राहक नलिका किसी एक नेफ्रॉन का भाग नहीं होती है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन आकर खुलती हैं। क्लियर बात है? तो अब ये हो गए हमारे भाग। अब हम बात करते हैं इन भागों के कार्यों की। तो अब हम बात करते हैं वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य। वृक्क नलिका, वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य, विभिन्न भागों के, विभिन्न भागों के कार्य, ठीक है। वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य। तो हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं पीसीटी की। इसकी बात करेंगे पीसीटी, 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 पीसीटी कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं समीपस्थ संवलित नलिका। क्या बोल सकते हैं? समीपस्थ संवलित नलिका, समीपस्थ संवलित नलिका का कार्य। तो इसके अंदर क्या बात ध्यान में रखनी है? पहली बात ये कि ये कैसा होता है? ये होता है सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला से बना होता है। ये नलिका कैसी? सरल, सरल घनाकार, सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर उपकला से बनी होती है, से बनी होती है, ठीक है। दूसरी बात इसमें याद रखना, अब ये ब्रश बॉर्डर होती है तो क्या होती है? इससे क्या होता है? पुनर्अवशोषण के लिए क्षेत्र बढ़ जाता है। तो ये भी ध्यान रखना कि इससे, इससे पुनरावशोषण, पुनरावशोषण का क्षेत्र, का क्षेत्र बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अगली बात, लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व, लगभग, लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व, तत्व 70 से 80% वैद्युत अपघट्य। एक मिनट हम लिख लेता हूँ, फिर समझाता हूँ मैं आपको। वैद्युत अपघट्य, अपघट्य और जल, और जल का पुनर्अवशोषण, पुनरावशोषण, पुनरावशोषण इसी भाग द्वारा होता है, इसी भाग द्वारा होता है, इसी भाग द्वारा होता है। तो देखो क्या कह रहा है, लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व। कौन से पोषक तत्व आवश्यक? जैसे हमारे अंदर जो ग्लूकोज है, या कुछ प्रोटीन्स है, या कुछ लवण है ना, इन सब पोषक तत्वों का जो अवशोषण है वो पीसीटी के अंदर होता है, पीसीटी में होता है। जैसे अमीनो अम्ल हो गए, तो उन सब का पोषक तत्वों का
अवशोषण पीसीटी में होता है, लगभग सभी पोषक तत्वों का। 70 से 80% विद्युत अपघट्य, 70 से 80% विद्युत अपघट्यों का जो अवशोषण है वो भी कहाँ पर होता है, वो भी कहाँ पर होता है, पीसीटी में होता है। 70 से 80% जो विद्युत अपघट्य क्या चीज होता है? विद्युत अपघट्य का मतलब यही है, लवण, जो हमारा सोडियम, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, ये सब क्या है, लवण है। उन लवणों को क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य बोलते हैं। क्लियर बात है? तो लवणों को ही विद्युत अपघट्य है। तो 70 से 80% जो विद्युत अपघट्य है उनका अवशोषण भी पीसीटी में हो जाता है। और जल का पुनर्अवशोषण भी इस भाग में होता है। जल का भी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर पुनर्अवशोषण होता है। क्लियर बात है? आगे देखिए, अगली बात हम लिख रहे हैं कि जो ग्लूकोज है, क्या क्या याद रखना है कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ग्लूकोज वश्य अम्ल, ग्लूकोज वश्य अम्ल, ग्लूकोज वश्य अम्ल, अमीनो अम्ल, याद रखना ये बात, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल का, का पूर्ण अवशोषण, पूर्ण अवशोषण, ध्यान देना बात, पूर्ण अवशोषण, 100% अवशोषण, पूर्ण अवशोषण, पूर्ण अवशोषण पीसीटी में ही होता है, पीसीटी में। और वो भी कैसे? सक्रिय अवशोषण होता है, सक्रिय अवशोषण, सक्रिय अवशोषण होता है। क्या बात कर रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट की एकलक है, कार्बोहाइड्रेट का एकलक है, मोनोमर है कार्बोहाइड्रेट का। ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो सब ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट का एकलक हो गया। ये वसी अम्ल जो किसका भाग है? वसा का। और अमीनो अम्ल किसका भाग है? प्रोटीन का। तो प्रोटीन जब टूटती है तो किसमें टूटेगी? अमीनो अम्ल में। तो ये हम कह सकते हैं कि ये प्रोटीन का एकलक है, मोनोमर है। क्लियर बात है? तो ग्लूकोज, वसी अम्ल और अमीनो अम्ल, समझ गए? ये हमारे जो ये प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट है, इनकी छोटी इकाइयां हैं। इनका जो पूर्ण अवशोषण, महत्वपूर्ण बात, पूर्ण अवशोषण, पूर्ण अवशोषण कहाँ होता है? पीसीटी में। और कैसे होता है? सक्रिय अवशोषण होता है। सक्रिय अवशोषण, सक्रिय अवशोषण क्या होता है? जिसमें, जिस अवशोषण में ऊर्जा खर्च होती है, तो इनका इनका अवशोषण करने के लिए ऊर्जा खर्च होती है। तो महत्वपूर्ण बात, पीसीटी के अंदर अवशोषण करने के लिए क्या होगा? ऊर्जा खर्च होगी। ठीक बात है? आगे देखिए, जल का पुनर्अवशोषण, जल का पुनर्अवशोषण, जल का पुनर्अवशोषण निष्क्रिय रूप से होता है। तो जल का पुनर्अवशोषण, जल के लिए अगर ऊर्जा खर्च करने बैठ जाए तो फिर बहुत अधिक ऊर्जा की हानि हो जाएगी। इसलिए जल का अवशोषण करने में कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती है। तो जल का अवशोषण कैसे होता है? निष्क्रिय, निष्क्रिय होता है जल का। और साथ में कह सकते हैं क्लोराइड का भी, जो विद्युत अपघट्य है, तो का पुनर्अवशोषण, का पुनर्अवशोषण, पुनर्अवशोषण निष्क्रिय रूप से होता है, निष्क्रिय रूप से होता है, रूप से होता है। क्लियर बात हो गई? अगली बात समझे? ये बात हो गई अपने किसकी? पीसीटी की। ठीक बात है? आगे देखिए, पीसीटी के बाद में हम यहाँ पर कुछ और संतुलन के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि पीसीटी के अंदर शारीरिक तरलों का पीएच का और आयनों का संतुलन करने के लिए प्रोटॉन, अमोनिया और पोटेशियम आयनों का निश्चिंद में स्त्रवण होता है और बाइकार्बोनेट आयनों का पुनर्अवशोषण होता है। लेकिन ये हम आगे के भाग में समझेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। आगे देखो, अगला आता है कौन सा भाग? पीसीटी के बाद में आ जाएगा अपना हेनले का लूप। तो अगला भाग कौन सा आ जाएगा? हेनले का लूप। तो दूसरा भाग हम लिखते हैं हेनले लूप में पुनर्अवशोषण, हेनले लूप में कार्य, हेनले का लूप, या हेनले का पास भी लिखा, जैसे हमारे एनसीईआरटी हेनले का पास, या इसको लूप कह सकते हैं। तो उस भाग में हम कार्यों की बात करते हैं। ठीक है? तो इसके अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है? देखो, इसके आरोही भाग में न्यूनतम पुनर्अवशोषण होता है। कौन से भाग में? आरोही भाग में। इसके आरोही भाग में, इसके आरोही भाग में, आरोही भाग में न्यूनतम, न्यूनतम
पुनरावशोषण होता है, न्यूनतम पुनरावशोषण होता है। कौन से भाग में? आरोही भाग में न्यूनतम पुनरावशोषण होता है। आरोही भाग कौन सा होता है? एक तो होता है अवरोही, एक होता है आरोही। आरोही कौन सा? असेंडिंग। कौन सा? जो डीसीटी की तरफ है। जो पीसीटी की तरफ है उसका नाम तो है अवरोही, और जो डीसीटी की तरफ है उसका नाम है क्या? आरोही। एक बार देख लीजिए वापस। ये देखिए, हम एनसीईआरटी के अंदर देख लेते हैं। ये देखिए, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग तो क्या है? अवरोही भाग है। ये भाग तो है अवरोही, ठीक है। और ये जो भाग है ये क्या है? आरोही भाग है। तो देखो, इसने भी यहाँ पर एक जगह मिस्टेक की है। हेनले पास की आरोही भुजा का पतला खंड, ये तो सही है, और ये गड़बड़ कर दी। हेनले पास की अवरोही भुजा, अवरोही नहीं है, ये आरोही होगा। क्या होगा? आरोही। क्या होगा? आरोही भुजा। तो हेनले पास की आरोही भुजा का मोटा खंड है। तो नीचे से आरोही भुजा पतली होती है, ऊपर से मोटी होती है, ठीक है, क्लियर बात है। तो ये अवरोही भुजा और ये आरोही भुजा। तो आरोही भुजा के अंदर क्या होता है? न्यूनतम 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 पुनरावशोषण होता है। न्यूनतम पुनरावशोषण होता है, इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात करें, ये भाग मध्यांश में जो उच्च अंतराकाशी तरल होता है उसकी प्रासरणता के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा भाग? आरोही भुजा का जो भाग होता है, या जो हेनले का भाग होता है, ये जो अंतराकाशी तरल होता है, यानी कि ये नेफ्रॉन के आसपास किडनी के बहुत सारे उत्तक होंगे, उन उत्तकों को हम क्या बोलेंगे? अंतराकाशी भाग। क्या बोलेंगे? अंतराकाशी भाग। कौन सा? नेफ्रॉन की नलिका के आसपास किडनी का भाग तो है ना, किडनी के अंदर है, तो किडनी के उत्तक है, तो उन उत्तकों को हम क्या कहते हैं? अंतराकाशी उत्तक, ठीक है। और उसके अंदर जो तरल भरा रहता है उसको हम कह सकते हैं अंतराकाशी तरल। तो उस अंतराकाशी तरल की प्रासरणता को बनाए रखने में भी ये भाग बहुत महत्वपूर्ण होता है। कौन सा? हेनले वाला। हम कह सकते हैं ये भाग, ये भाग, ये भाग। हेनले का लूप कहाँ पर होता है? कॉर्टेक्स वाले भाग में या मेडुला वाले भाग में? हेनले का लूप तो मेडुला में ज्यादा होता है, तो हम कह सकते हैं ये भाग मध्यांश में। मध्यांश बोले तो मेडुला, मेडुला, मेडुला। ये भाग मेडुला में उच्च उच्च अंतराकाशी उच्च अंतराकाशी तरल की उच्च अंतराकाशी तरल की परासरणता परासरणता के नियमन में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य होती है। अब बात करते हैं हेनले लूप की, कौन सी भुजा की? अवरोही भुजा की बात करते हैं। हेनले लूप की अवरोही भुजा मैं लिख लेता हूँ, चलो इसी से लिख देते हैं। हेनले लूप की जो अवरोही भुजा है, अवरोही भुजा, ये क्या है? ये जल के लिए पारगम्य होती है। अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य, जल के लिए पारगम्य होती है, जल के लिए पारगम्य होती है। परंतु विद्युत अपघट्य के लिए, परंतु वैद्युत अपघट्य के लिए, परंतु वैद्युत अपघट्य के लिए, परंतु विद्युत अपघट्य के लिए, विद्युत अपघट्य के लिए लगभग अपारगम्य, लगभग कैसी? अपारगम्य, अपारगम्य होती है, लगभग अपारगम्य होती है। ये नीचे की ओर जाती हुई निश्चिंत को क्या करेगी? यह नीचे की ओर, यह नीचे की ओर, नीचे की ओर जाते हुए, जाते हुए निश्चिंद को, निश्चिंद को क्या करेगी? निश्चिंद को सांद्रित करती है, सांद्रित करती है, सांद्रित करती है। समझिए इस बात को। देखिए समझिए, अब ये रही अपनी कौन सी भुजा? अवरोही भुजा, अवरोही भुजा। अब जब अवरोही भुजा के अंदर
जो निच्छिंद है वो नीचे उतरता है तो इसमें से किसका अवशोषण होता है? इसमें से जल का अवशोषण होता है। जल के लिए क्या होता है? पारगम्य होता है, लेकिन वैद्युत अपघट्यों के लिए अपारगम्य। मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जल का तो पारगमन हो सकता है, लेकिन वैद्युत अपघट्यों का नहीं होगा। तो सिर्फ जल बाहर निकलता जाएगा, तो यहाँ से जल बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो अंदर जल की क्या होती जा रही है? कमी होती जा रही है, जल की कमी होती जा रही है, और विद्युत अपघट्यों की मात्रा बढ़ती जाएगी। क्यों? सांद्रता बढ़ रही है, क्योंकि जल की मात्रा कम हो रही है। तो यानी ऊपर था जब तनु था, तो नीचे आने पर वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? सांद्र होता जा रहा है, अर्थात हमारा निश्चित गाढ़ा होता जा रहा है, तो यानी कि उसकी सांद्रता बढ़ती जा रही है। तो ये अवरोही भुजा जल के लिए तो पारगम्य होती है, जबकि विद्युत अपघट्यों के लिए अपारगम्य होती है। इसलिए निश्चिंद नीचे की ओर जाने पर धीरे धीरे सांद्र होता जाता है। ऊपर तनु था और नीचे जाने पर ये सांद्र होता जाता है। ठीक बात है। अगला देखिए आरोही भुजा। आरोही भुजा, आरोही भुजा का क्या होगा देखिए। आरोही भुजा जल के लिए, आरोही भुजा जल के लिए, जल के लिए अपारगम्य होती है। जल के लिए अपारगम्य, जल के लिए अपारगम्य होती है। लेकिन विद्युत अपघट्य का अवशोषण सक्रिय या निष्क्रिय रूप से करती है। लेकिन लेकिन वैद्युत अपघट्य का, लेकिन वैद्युत अपघट्य का, विद्युत अपघट्य का अवशोषण, अवशोषण सक्रिय या निष्क्रिय, सक्रिय भी हो सकता है और निष्क्रिय भी हो सकता है। सक्रिय या निष्क्रिय, सक्रिय या निष्क्रिय रूप से, रूप से करती है। ठीक है। जिससे डीसीटी की ओर बढ़ता हुआ निश्चिंद, जिससे जिससे डीसीटी की ओर बढ़ता हुआ, जिससे डीसीटी की ओर बढ़ता हुआ निश्चिंद, निश्चिंद मध्यांश में विद्युत अपघट्य के परिवहन कारण तनु हो जाता है। निश्चिंद कैसा हो जाएगा? निश्चिंद तनु हो जाता है, तनु होता जाता है, होता जाता है। क्लियर बात है। क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर जा रहा है जब जल, तो वहां पर जल, निश्चित ऊपर जा रहा है तो वहां जल का तो परिवहन नहीं हो रहा है, जल का अवशोषण नहीं हो रहा है, क्योंकि जल के लिए एक भुजा कैसी है? पारगम्य है। तो यहाँ पर जल का परिवहन नहीं हो रहा है, यानी कि जल का अवशोषण नहीं हो रहा है। वहाँ किसका हो रहा है? विद्युत अपघट्यों का अवशोषण हो रहा है, सक्रिय या निष्क्रिय जैसे भी हो, लेकिन विद्युत अपघट्यों का अवशोषण हो रहा है। तो विद्युत अपघट्य उसमें से बाहर निकलते जा रहे हैं, विद्युत अपघट्य उसमें से बाहर निकलते हुए जा रहे हैं। तो ये देखो, जब ऊपर जा रहा है निश्चित, तो यहाँ पर विद्युत अपघट्यों का क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। जैसे देखो NaCl का हो रहा है, NaCl का अवशोषण हो रहा है। यहाँ ऊपर जा रहा था NaCl, NaCl क्या है? विद्युत अपघट्य है। तो इन विद्युत अपघट्यों का अवशोषण तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जल का अवशोषण नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता जाएगा? विद्युत अपघट्यों की कमी होती जाएगी, ऊपर जाएगा तो विद्युत अपघट्यों की कमी होगी तो सांद्रता कम होगी, सांद्रता कम होगी यानी कि वो कैसा होता जाएगा? तनु होता जाएगा। क्लियर बात है। तो जब आरोही भुजा के अंदर निश्चिंद ऊपर चढ़ता है तो वो तनु होता जाता है, क्योंकि यहाँ पर जल का अवशोषण नहीं होता है, केवल विद्युत अपघट्यों का अवशोषण होता है, जिससे विद्युत अपघट्यों की कमी हो जाएगी निश्चिंद में और निश्चिंद तनु हो जाएगा। अब आती है अपनी डीसीटी। अब बात करते हैं डीसीटी। डीसीटी का क्या कार्य होगा? तो डीसीटी के कार्य की बात करते हैं। तो डीसीटी में जो विशिष्ट परिस्थितियों में, यहाँ पर विशिष्ट परिस्थितियों में, विशिष्ट परिस्थितियों में, विशिष्ट परिस्थितियों में, विशिष्ट परिस्थितियों में सोडियम और जल का, जल का कुछ पुनर्अवशोषण होता है, कुछ पुनर्अवशोषण होता है। पुनर्अवशोषण होता है कहाँ पर? डीसीटी में।
विशिष्ट परिस्थिति में सोडियम और जल का पुनर्वसन होता है। ठीक है, यहाँ पर एक बात और याद रखना कि एल्डोस्टेरॉन हार्मोन की उपस्थिति में सोडियम का पुनर्वसन सक्रिय रूप से होता है। एल्डोस्टेरॉन 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 एक हार्मोन है। एल्डोस्टेरॉन एल्डोस्टेरॉन एक हार्मोन है जो किडनी से रिलीज हो रहा है, किडनी से स्रावित हो रहा है। तो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन एल्डोस्टेरॉन हार्मोन की उपस्थिति में सोडियम का पुनर्अवशोषण सोडियम का पुनर्अवशोषण पुनर्अवशोषण सक्रिय रूप से तथा एडीएच के कारण जल का पुनरावशोषण नीट के दृष्टिकोण से पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनरावशोषण निष्क्रिय रूप से होता है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। निष्क्रिय रूप से होता है। देखो क्या कह रहा है। तो एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन है एक एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा? एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। उसकी उपस्थिति में सोडियम का पुनर्वसन होता है, लेकिन वो कैसा होता है? सक्रिय रूप से। तो एल्डोस्टेरॉन के कारण सोडियम का पुनर्वसन तो कौन सी विधि से होता है? सक्रिय, यानी ऊर्जा खर्च होगी। और वही एडीएच क्या है? ये भी एक हार्मोन है। क्या नाम है इसका? एंटी एंटी डाईयूरेटिक एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये भी एक हार्मोन है जो कैसा है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है। तो इस एडीएच के कारण जल का पुनर्वसन कैसा? किसका? जल का। इंपोर्टेंट बात है, जल का पुनर्वसन कौन सी विधि से होता है? निष्क्रिय रूप से होता है। तो जल का अवशोषण जहाँ कहीं भी होता है निष्क्रिय रूप से ही होता है। तो ये क्या कर रहा है? जल का एडीएच किसका करवा रहा है? जल का पुनर्वसन करवा रहा है। इसका नाम क्या? देखो, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी यानी कि विपरीत, और यूरेटिक बोले तो यूरिन मूत्र, और डायूरेटिक यानी बहुत ज्यादा तनु होना। तो यानी कि ये मूत्र को बहुत अधिक तनु होने से रोकता है। तो मूत्र को तनु होने से रोकता है, तो कैसा करेगा? मूत्र को सांद्र करेगा। तो ये कैसा है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। ठीक है, तो जल का पुनर्अवशोषण करवाता है। पुनर्अवशोषण निष्क्रिय रूप से होता है। तो क्लियर आगे बात डीसीटी की बात। और हम यहाँ पर ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि डीसीटी में बाइकार्बोनेट का पुनर्अवशोषण भी होता है। चलिए मेरे साथ एनसीईआरटी की हम रीडिंग लगाते हैं। देखिए, समीपस्थ संवलित नलिका। ये नलिका ये नलिका सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला से बनी होती है जो पुनरावशोषण के लिए क्षेत्र को क्या करती है? बढ़ाती है। लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व और 70 से 80% विद्युत अपघट्य और जल का पुनर्वशोषण इसी भाग द्वारा होता है। किसका? 70 से 80% विद्युत अपघट्यों का और जल का पुनर्वशोषण इसी भाग में होता है। और आवश्यक पोषक तत्वों का भी अवशोषण इस भाग में होता है। समीपस्थ सम्मिलित नलिका यानी कि पीसीटी शारीरिक तरलों के पीएच और आयनीय संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या करती है? प्रोटॉन, अमोनिया और पोटेशियम आयनों का निच्छिंद में स्त्रावण करती है। किसका स्त्रावण? प्रोटॉन, अमोनिया, पोटेशियम आयनों का तो करते स्त्रावण। और बाइकार्बोनेट का क्या करते हैं? पुनर्अवशोषण करती है। बाइकार्बोनेट आयनों का क्या करती है? पुनर्अवशोषण करती है। देखो इसके चित्र में देखते हैं। तो किस किस का स्त्रवण होता है? स्त्रवण होता है तो प्रोटॉन का, एक अमोनिया का, और एक होता है पोटेशियम का। तो देखो पोटेशियम यहाँ पर इसने क्या दर्शा दिया? पोटेशियम यहाँ से बाहर जा रहा है। बाहर जाने का मतलब तो क्या हो गया? अवशोषण हो गया। तो बी एन पास का जो उत्तक है वो अवशोषण कर रहा है। तो ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ये नहीं आएगा यहाँ पे। पोटेशियम यहाँ पर लिखेंगे, पोटेशियम का यहाँ पर लिखेंगे। क्या होता है? स्त्रावण होता है कि हम जो बाहर जो पोटेशियम पड़ा है वो इस नलिका के अंदर छोड़ा जा रहा है। समझ आ रही बात? ढूंढना क्यों आ रहा है?
देखिए, तो पोटेशियम का क्या होता है, स्त्रवण होता है, अमोनिया का क्या होता है, स्त्रवण होता है, प्रोटॉन का क्या होता है, स्त्रवण होता है। तो इनका तो होता है स्त्रवण, और अवशोषण किसका होता है, एक तो होता है बाइकार्बोनेट का, ये क्या हो गया बाइकार्बोनेट, तो इसका तो क्या होता है अवशोषण होता है। इसके अलावा विद्युत अपघट्य के रूप में हमने लिखा सोडियम क्लोराइड, तो ये एक प्रकार का विद्युत अपघट्य है, तो इसका क्या होता है अवशोषण होता है, अवशोषण। और जल का भी क्या हो रहा है अवशोषण होता है। यहाँ पर जो तीर लगा के इसने कुछ छोड़ दिया है, यहाँ पर छोड़ दिया है, यहाँ पर आएगा पोषक, क्या आएगा पोषक, पोषक। तो पोषक का क्या होता है यहाँ पर अवशोषण होता है, पोषक तत्व है जो इनका अवशोषण होता है। तो बाइकार्बोनेट तो यानी कि अवशोषण, विद्युत अपघट्य का अवशोषण, जल का अवशोषण, पोषक। तो इनका तो देखो हमें आज ही इजीली याद रहेगा, हमने पढ़ा है कि पोषक तत्वों का, जल का, विद्युत अपघट्य का अवशोषण होता है। नया कौन है, नया है यहाँ पे बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का क्या होता है यहाँ पर अवशोषण होता है, बाइकार्बोनेट का अवशोषण होता है। और प्रोटॉन, अमोनिया और पोटेशियम का यहाँ पर स्त्रावण होता है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो पीएच बनाए रखनी है, इसलिए पीएच बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट का और अमोनिया का और प्रोटॉन का, इनके बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए, पीएच बनाए रखने के लिए इनका यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका तो यहाँ पर स्त्रवण हो रहा है, और इनका इसका यहाँ पर क्या हो रहा है अवशोषण हो रहा है। ठीक बात है। और इसकी सहायता से पोटेशियम का स्त्रवण क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसकी सहायता से यहाँ पर आयनी संतुलन बनाए रखा जाएगा, आयनी संतुलन, आयनों का संतुलन, क्योंकि सोडियम क्लोराइड बाहर निकल रहा है ना, तो यहाँ पर आयनों की कमी हो रही है, तो यहाँ पर आयनी संतुलन बिगड़ जाएगा। तो उस संतुलन को बनाए रखने के लिए यहाँ पर हमने पोटेशियम का क्या कर देते हैं स्त्रावण कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा पीसीटी। अगला भाग आता है हमारा हेनले का लूप। देखिए, आरोही भुजा में न्यूनतम पुनरावशोषण होता है, आरोही भुजा में क्या होता है न्यूनतम पुनरावशोषण होता है। अवरोही भुजा में तो होता है ज्यादा, और आरोही भुजा में होता है कम। ये भाग मध्यांश में, ये भाग मध्यांश में उच्च अंतराकाशीय तरल की प्रसारणता के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी अभी अभी हमने पढ़ा था, वही बात रिपीट हो रही है। हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए क्या लिखा है अपारगम्य, देखो गड़बड़ कर दी। तो हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए क्या होती है पारगम्य होती है, तो यहाँ से ये हम काट देंगे, ये एनसीईआरटी में गड़बड़ है। तो अवरोही भुजा जल के लिए क्या होती है पारगम्य होती है, परंतु वैद्युत अपघट्य के लिए, परंतु वैद्युत अपघट्य के लिए सक्रियता से या धीरे धीरे पारगम्य होती है। ठीक है, तो वैद्युत अपघट्य के लिए क्या होती है ये सक्रियता से पारगम्य होती है। इतना याद रखना कि भाई जो अवरोही भुजा होती है वो जल के लिए तो पारगम्य होती है, और वैद्युत अपघट्यों के लिए क्या होती है, क्या होती है ये धीरे धीरे पारगम्य। देखो धीरे धीरे पारगम्य का कहने का मतलब है कि लगभग अपारगम्य होती है। तो हम ये याद रख सकते हैं कि अवरोही भुजा है, अवरोही भुजा है, जो अवरोही भुजा है ना वो धीरे धीरे पारगम्य है। धीरे धीरे का मतलब है कि लगभग वैद्युत अपघट्यों के लिए क्या है, वैद्युत अपघट्यों के लिए लगभग क्या है, वैद्युत अपघट्य के लिए अपारगम्य है, अपारगम्य है। इतना याद रख लेना आप, अपारगम्य है ये याद रखना, इस लफड़े मत पड़ो कि अवरोही भुजा है वो जल के लिए तो कैसी है पारगम्य है, और विद्युत अपघट्यों के लिए अपारगम्य है। ये इसने लिखा है धीरे धीरे पारगम्य, लगभग बात वही सही है। 100% अपारगम्यता नहीं होती, बहुत कम मात्रा में पारगम्यता होती है, तो हम कह सकते हैं लगभग क्या है अपारगम्य है। ये नीचे की ओर जाते हुए निश्चिंद को सांद्र करती है। जब निश्चिंद धीरे नीचे की ओर बढ़ता है तो कैसा होता जाता है सांद्र, अभी मैंने आपको बता दिया था। आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है, आरोही भुजा जो है वो जल के लिए कैसी है अपारगम्य होती है। ठीक बात है, लेकिन विद्युत अपघट्य का अवशोषण सक्रिय या निष्क्रिय रूप से करती है। तो जो आरोही भुजा है वो जल के लिए तो अपारगम्य होती है, ठीक है, जल के लिए तो अपारगम्य होती है, लेकिन विद्युत अपघट्य के लिए क्या होती है पारगम्य होती है। और पारगम्य होती है तो अवशोषण कैसे होता है, सक्रिय भी हो सकता है और निष्क्रिय भी हो सकता है। अभी अभी मैंने ऊपर आपको ये बात बता दी थी। तो जैसे जैसे सांद्र निश्चिंत ऊपर की ओर हो जाता है, तो निश्चिंत जब ऊपर की ओर हो जाएगा तो वैसे वैसे विद्युत अपघट्य के मध्यांश तरल में जाने से कैसा होता जाएगा तनु होता जाएगा। कहने का मतलब है जब निश्चिंत ऊपर की ओर बढ़ता है तो वो धीरे धीरे कैसा हो जाएगा तनु। तो अवरोही भुजा में निश्चिंत नीचे आया तो सांद्र हो गया, और ऊपर गया वापस तो तनु हो गया। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट देखिए डीसीटी। तो डीसीटी विशिष्ट परिस्थितियों में सोडियम और जल का पुनर्अवशोषण होता है। कब होता है, विशिष्ट परिस्थितियों में सोडियम और जल का पुनर्अवशोषण होता है।
दूरस्थ संवलित नलिका रक्त में सोडियम पोटेशियम का संतुलन बनाए रखने का काम करेगी। इसका सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बनाए रखने के लिए और पीएच बनाए रखने के लिए क्या करेगी, बाइकार्बोनेट्स का पुनर्अवशोषण करती है। बाइकार्बोनेट्स का पुनर्अवशोषण, ये काम पीसीटी में भी हुआ था। पीसीटी में भी बाइकार्बोनेट्स का पुनर्अवशोषण हुआ था और पोटेशियम हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन और अमोनिया का क्या होता है, चयनात्मक स्त्रावण होता है। तो ये काम सेम पीसीटी और डीसीटी में दोनों जगह सेम है। क्या सेम है, ऊपर देखते हम डायग्राम इसमें, ये देखिए क्या, पोटेशियम, प्रोटॉन और अमोनिया, अमोनिया का तो क्या होता है, स्त्रवण। देखो यहाँ पर भी सेम, प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया और पोटेशियम, इन तीनों का क्या होता है, स्त्रवण। और यहाँ पर भी इन तीनों का क्या होता है, स्त्रवण होता है। ठीक है, और बाइकार्बोनेट का यहाँ पर भी अवशोषण हुआ और बाइकार्बोनेट का यहाँ पर भी अवशोषण हुआ। ठीक है, इसके अलावा विद्युत अपघट्य के रूप में सोडियम क्लोराइड का अवशोषण हो रहा है, जल का भी अवशोषण हो रहा है। तो पीसीटी और डीसीटी में ये काम सेम हो रहा है। ठीक बात है, क्लियर है। आगे हम देखते हैं संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका, कलेक्टिंग डक्ट। देखिए ये लंबी नलिका वृक्क के वल्कुट से मध्यांश के आंतरिक भाग तक फैली रहती है। कहां से कहां तक, ये लंबी नलिका वृक्क के वल्कुट से यानी कॉर्टेक्स से मध्यांश के आंतरिक भाग तक फैली रहती है। ठीक है, मेडुला के आंतरिक भाग तक फैली रहती है। कौन सी, संग्राहक नलिका। मूत्र को आवश्यकता अनुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित किया जाता है। तो मूत्र को आवश्यकता अनुसार सांद्र करने के लिए अभी तक इसको और सांद्र करना है, क्योंकि जितना ज्यादा हो सके उसमें से जल का पुनर्अवशोषण कर लेना है, ताकि जल की हानि कम से कम करनी है। इसीलिए पूरी पीसीटी की नलिकाओं में अवशोषण होता रहा और अब संग्राहक नलिका में भी जल का अवशोषण होगा। तो संग्राहक नलिका में फिर क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में क्या होता है, अवशोषित किया जाता है। ये भाग मध्यांश की अंतराकाशी की परासरणता, मध्यांश की अंतराकाशी, अंतराकाशी समझ गए। तो भाई कि जो अपने कलेक्टिंग डक्ट है यानी संग्राहक नलिका है या जो हेनले का लूप है, पीसीटी का जो भी भाग है, इनके आसपास में मेडुला के बहुत सारे उत्तक हैं। उन उत्तकों को हम क्या बोलते हैं, अंतराकाशी उत्तक कह रहे हैं। तो ये भाग मध्यांश की अंतराकाशी की परासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को क्या करता है, मध्यांश तक ले जाता है, कुछ भाग को वृक्क मध्यांश तक ले जाता है। ये पीएच के नियमन के नियमन तथा प्रोटॉन और पोटेशियम आयनों के चयनात्मक स्त्रवण द्वारा रक्त में आयनों का संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पीएच के नियमन के लिए क्या कर रहा है, प्रोटॉन पोटेशियम आयनों का स्त्रवण कर रहा है। तो यहाँ पीसीटी में भी इनका स्त्रवण हो रहा था, डीसीटी में भी इनका स्त्रवण होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन और पोटेशियम आयनों का यहाँ पर स्त्रवण होता है, किस काम के लिए, पीएच के नियमन के लिए और आयनों के नियमन के लिए। ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात हमने की कि यूरिया के कुछ भाग को वापस क्या होता है, मध्यांश तक ले जाया जाता है। यूरिया के कुछ भाग को वृक्क मध्यांश तक ले जाता है। तो इस बात को समझिए। ये देखो इसमें से जो निश्चिंद निकला, वो निश्चिंद कहाँ गया, वो निश्चिंद गया आपके डीसीटी में। डीसीटी से होता हुआ कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, कलेक्टिंग डक्ट में आ गया, यहाँ आ गया। इसके अंदर जो आ गया है, तो इसके अंदर क्या है, जल है और जल के अलावा इसमें यूरिया है, क्योंकि यूरिया का कहीं पर भी क्या नहीं हुआ, अवशोषण नहीं हुआ। तो अभी यूरिया सारा का सारा इसमें आ गया है। लेकिन जगह जगह पर हमने विद्युत अपघट्यों का पुनर्अवशोषण किया है। तो विद्युत अपघट्यों का पुनर्अवशोषण कर रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि उसके अंदर विद्युत अपघट्यों की कमी हो गई है, और विद्युत अपघट्यों की कमी हो गई है तो अब देखो आयनिक संतुलन के कारण अब जल का बार बार अवशोषण करना संभव नहीं है, क्योंकि अवशोषण तो तभी हो पाएगा जब संतुलन बना रहे, है ना। तो अब इसके अंदर विद्युत अपघट्यों की मात्रा कम है, तो इसके से अधिक मात्रा में जल का अवशोषण करना संभव नहीं हो पा रहा है। तो इसमें से और जल का अवशोषण करने के लिए क्या किया जा रहा है, यहाँ से कुछ यूरिया निकलता है। ये जो अपने संग्राहक नलिका है, यहाँ से यूरिया वापस बाहर निकलता है, थोड़ी सी मात्रा में निकलता है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जो यूरिया सब निकल गया, नहीं, थोड़ी सी मात्रा में यूरिया निकल गया। क्यों निकला, अभी समझना बात को, कि इसमें से यूरिया निकल गया और निकल कर कहाँ गया, अंतराकाशीय अवकाश में गया। अंतराकाशीय अवकाश से होता हुआ ये यूरिया जाकर वापस कहाँ पड़ जाता है, अपने इस हेनले के लूप के अंदर, आरोही भुजा के अंदर पड़ जाता है। वहां जाने के कारण क्या होगा, जैसे यूरिया इसके अंदर चला जाएगा तो इसके अंदर सांद्रता बढ़ जाएगी विद्युत अपघट्यों की,
और सांद्रता बढ़ जाएगी तो इसमें से आगे जल का अवशोषण करना आसान हो जाएगा, जल का अवशोषण करना आसान हो जाएगा, या दूसरे विद्युत अपघट्यों का पुनर्अवशोषण करना आसान हो जाएगा। तो इस वजह से यूरिया यहाँ डालकर दूसरे विद्युत अपघट्यों का पुनर्अवशोषण कर सकें, इसलिए यहाँ पर यूरिया को क्या कर रहा है कि ये संग्राहक नलिका से निकालकर पुनः उसको हेनले के लूप के अंदर डाला जा रहा है। तो देखिए इस लाइन को वापस से कि ये भाग मध्यांश की अंतराकाशीय की प्रसारणता को बनाए रखने के लिए, कि भी उसकी प्रसारणता को भी बनाए रखना है क्योंकि वहां पर भी आयनों की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भाग मध्यांश की अंतराकाशीय की प्रसारणता को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को वृक्क मध्यांश तक ले जाता है। ठीक बात है, क्लियर है? चलिए